वेस्ट एशिया एक बार फिर से आग के किनारे खड़ा हुआ है, लेकिन इस बार ये आग किसी बॉर्डर, किसी जंग या किसी मिसाइल स्ट्राइक से नहीं उठ रही। ये आग उठ रही है सीधे ईरान की सड़कों से। Days now and the situation is getting out of hand. Take a look. आज पूरा ईरान उबल रहा है। तेहरान से लेकर छोटे कस्बों, औद्योगिक शहरों और दूर दराज के गांवों तक हालात लगभग एक जैसे बने हुए हैं। पूरे देश में इंटरनेट शटडाउन और स्पीड थ्रोटलिंग की खबरें सामने आ रही हैं। कई शहरों में मोबाइल डेटा पूरी तरह बंद कर दिया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लॉक किया जा चुका है। लाइव वीडियो और ग्राउंड फुटेज को रोकने की हर संभव कोशिश की जा रही है ताकि बाहर की दुनिया को ईरान की असली हालत ना दिखे। आज तेहरान के ग्रांड बाजार से लेकर छोटे कस्बों और गाँव तक एक ही आवाज सुनाई दे रही है, और ये कोई अचानक से फूटा हुआ गुस्सा नहीं है। ये एक आक्रोश है जो सालों से, दशकों से दबा हुआ था और अब पूरी ताकत के साथ बाहर आ चुका है। It's the famous Grand Bazaar in Tehran. Yesterday it looked like a war zone. Protesters clashed with Iran security forces. Reports say they were chanting slogans against the regime. और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आज ईरान उसी मोड़ पर आ खड़ा है जहां से सत्ता कभी भी पलट सकती है, और यह गुस्सा सीधे तौर पर खैमनेई के इस्लामिक सत्ता के खिलाफ है। वही सत्ता जिसने पहले भी बड़े बड़े प्रोटेस्ट को फोर्स के दम पर कुचला है, लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलग नजर आ रही है। जितनी सख्ती से रजीम इस आग को बुझाने की कोशिश कर रही है, उतनी ही तेजी से ये आग और फैलती जा रही है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि खबरें यहां तक भी आ रही हैं कि खुद आयतुल्लाह अली खामनेई अपने भविष्य को लेकर गंभीर रूप से चिंतित हैं। उसकी सुरक्षा कहीं गुना बढ़ा दी गई है, उनके मूवमेंट सीमित कर दिए गए हैं, पब्लिक अपीयरेंस लगभग खत्म हो चुकी है। यहां तक ये भी कहा जा रहा है कि अगर हालात और बिगड़े तो उन्हें देश छोड़ना भी पड़ सकता है। यानी आज ऐसा माहौल बन चुका है कि ईरान की इस्लामिक सत्ता एक आखिरी मोड़ पर दिखाई दे रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वजह है कि इस बार कहा जा रहा है कि खैमनेई की सत्ता सच में खत्म हो सकती है? और सबसे अहम सवाल यह है कि अगर ऐसा होता है तो इसका असर ग्लोबल पॉलिटिक्स पर क्या पड़ेगा? इन सवालों के जवाब पाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें यह समझना होगा कि ईरान पहले कैसा था और क्यों आज सड़कों पर उतरे लोग पुरानी व्यवस्था की बात कर रहे हैं। आज से लगभग 50 साल पहले यानी 1970 के दशक में ईरान बिल्कुल अलग देश था। उस समय ईरान का नेतृत्व शाह मोहम्मद रजा पहलवी कर रहे थे। वो एक प्रो वेस्टर्न नेता थे जिनकी सोच बिल्कुल साफ थी। वो ईरान को मजहब की बजाय संस्थाओं, अर्थव्यवस्था और स्टेट पावर से चलाना चाहते थे। उनका मानना था कि अगर ईरान को मजबूत देश बनना है तो उसे पश्चिमी देशों की तरह इंडस्ट्रियलाइज होना पड़ेगा, शिक्षा को बढ़ावा देना होगा और धर्म को स्टेट पावर से अलग रखना होगा। बस इसी सोच की वजह से उनके शासन में ईरान तेजी से ग्रो करने लगता है और मॉडर्नाइज होने लगता है। Iran, a country brimming with energy, exploding with construction and development, a dynamic state with a thriving capital, habits, prejudices. When so many monarchies perished, Mohammed raised. ईरान के पास तेल था और उस तेल से आने वाला पैसा सीधे विकास में लगाया जा रहा था। बड़े शहरों में हाईवे बन रहे थे, एयरपोर्ट और पोर्ट्स मॉडर्न हो रहे थे, स्टील, सीमेंट, ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल जैसी इंडस्ट्रीज तेजी से फैल रही थीं, फैक्ट्रियां खुल रही थीं और बड़े पैमानों पर नौकरियां पैदा हो रही थीं। 1970 के दशक के मध्य तक ईरान को मिडिल ईस्ट की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में गिना जाने लगा था। तेहरान, इस्फहान और सिराज जैसे शहर सिर्फ प्रशासनिक केंद्र ही नहीं थे, बल्कि अब ये कमर्शियल और एजुकेशनल हब भी बन चुके थे। महिलाओं की स्थिति उस दौर से आज के ईरान से बिल्कुल उलट थी। लड़कियां स्कूल और कॉलेज जाती थी, यूनिवर्सिटीज में महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही थी। महिलाएं डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर और ऑफिस प्रोफेशनल के तौर पर काम कर रही थीं। पब्लिक स्पेसेस में महिलाओं का फ्री मूवमेंट बिल्कुल नॉर्मल था। कार ड्राइव करना, पढ़ाई करना और काम करना कोई मुद्दा नहीं था। कपड़ों से लेकर कोई धार्मिक कानून लागू नहीं था। हिजाब पहनना या ना पहनना पूरी तरह व्यक्तिगत पसंद थी। लेकिन यही चीजें ईरान के मजहबी मौलियों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थीं। उन्हें यह साफ दिख रहा था कि अगर यही सिस्टम चलता रहा तो समाज पर उनका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। कानून, राजनीति, आने वाली पीढ़ी, सब पर उनके हाथ से कंट्रोल निकल जाएगा। बस फिर क्या था?
इसी डर की वजह से मौलवियों ने मजहब को सत्ता हासिल करने का हथियार बना लिया। मस्जिदों में भाषण होने लगे, लोगों को समझाया जाने लगा कि ईरान की हर परेशानी की वजह यह है कि देश इस्लाम से दूर जा रहा है। शाह को अमेरिका का एजेंट बताने जाने लगा और यह डर फैलाया गया कि वह इस्लाम को मिटा देना चाहता है। इसी माहौल में एक नाम तेजी से पूरे ईरान में फैलने लगा, आयतुल्लाह रूहुल्लाह खamenei। उस समय वो ईरान में मौजूद नहीं था, बल्कि उसका देश निकाला था। वो ईरान से बाहर था, लेकिन उसकी अनुपस्थिति उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत बन गई। उस समय इंटरनेट या सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन उसकी स्पीचेस, कैसेट्स और टेप्स मस्जिदों, बाजारों और घरों तक पहुंचाई जाती थी। एक शहर से दूसरे शहर, एक हाथ से दूसरे हाथ, और धीरे धीरे विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। पहले यूनिवर्सिटीज में, फिर फैक्ट्रियों में, फिर शहरों में और फिर पूरे देश में। हालात ऐसे बन गए कि शाह पहलवी को देश छोड़ना पड़ा। और शाह पहलवी को देश छोड़ने के बाद 1 फरवरी 1979 को एक फ्लाइट तेहरान में उतरती है जिसमें खamenei होता है। उसका स्वागत किसी आम नेता की तरह नहीं बल्कि किसी मसीहा की तरह किया जाता है। लाखों लोग सड़कों पर होते हैं। लेकिन कभी भी किसी ने ये नहीं सोचा था कि जिस व्यक्ति का स्वागत किया जा रहा है वह आगे चल के ईरान को एक नई और सख्त तानाशाही की ओर ले जा रहा है। खamenei के आते ही मोनार्की को खत्म कर दिया जाता है और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान घोषित कर दिया जाता है, जिसमें सुप्रीम लीडर हर चीज से ऊपर होता है। प्रेसिडेंट, संसद, चुनाव अब सिर्फ दिखावे के लिए रह जाते हैं। सेना, न्यायपालिका, मीडिया, यहाँ तक कि इंटेलिजेंसी पर सुप्रीम लीडर का सीधा कंट्रोल होता है। धीरे धीरे शरिया कानून को पूरे देश पर थोप दिया जाता है और जो भी सवाल उठाता है उसे जेल में डाल दिया जाता है या फिर गोली मार दी जाती है। हजारों पत्रकार, छात्र, एक्टिविस्ट और लेखक जेलों में भर दिए जाते हैं। यहाँ तक कि मॉरल पुलिस बनाई जाती है जिसका काम क्राइम रोकना नहीं बल्कि ये देखना होता है कि इस्लाम को कैसे फॉलो किया जा रहा है। महिलाओं के कपड़े, बाल, पुरुष की दाढ़ी, सब कुछ कंट्रोल में किया जाता है। 1983 में हिजाब को कानूनन अनिवार्य बना दिया जाता है। इसके बाद सालों तक दमन चलता रहा। महिलाओं, कलाकारों, खिलाड़ियों और आम नागरिकों पर लगातार सख्ती बढ़ती जाती है। इसके साथ साथ ईरान की अर्थव्यवस्था भी धीरे धीरे टूटने लगती है। इंटरनेशनल सैंक्शंस लगते हैं, तेल एक्सपोर्ट्स गिरता है, महंगाई बढ़ती है, जिसकी वजह से बेरोजगारी भी बढ़ती है। प्राइवेट बिजनेस खत्म होने लगते हैं, युवाओं के लिए नौकरी नहीं बचती। नई पीढ़ी के लिए ना तो आज़ादी थी और ना ही रोजगार और ना ही कोई भविष्य। और जब किसी इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता तो उसे डराया नहीं जा सकता। और यही वजह है कि आज ईरान में लोग बिना डरे सड़कों पर उतर रहे हैं। यही वजह है कि आज कहा जा रहा है कि खamenei की सत्ता शायद अपने आखिरी दौर पर पहुंच चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या ये गुस्सा इस बार सच में सत्ता बदल पाएगा, और अगर ऐसा होता है तो इसका असर सिर्फ ईरान पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर भी पड़ेगा। आपका क्या मानना है? क्या ईरान में इस बार सच में बड़ा बदलाव आएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।